नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज की चर्चा शुरू करूँ उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट आपसे है। आप मेरे अपने हैं तो अनुरोध कर सकता हूँ आपसे। आप सब जानते हैं कि मैं सत्ता सरकारों से कोई विज्ञापन नहीं लेता, कोई उनसे बात नहीं करता क्योंकि उनका फिर प्रेशर होता है। जिन मीडिया संस्थानों को वो विज्ञापन देते हैं तो उनको मन करता है, उनकी इच्छा होती है कि हम वो चापलूसी करते रहें, तो हम गोदी मीडिया थे नहीं और हो भी नहीं सकते। तो इस वीडियो में आप जब नीचे देखेंगे तो एक जॉइन बटन है। तो अगर आप जॉइन करेंगे 4 PM को तो मुझे थोड़ी-सी मजबूती देंगे और मैं आपका आभारी रहूँगा। बात शुरू करता हूँ आज महिलाओं के मुद्दे को लेकर। महिला आरक्षण मुद्दे पर देश भर में क्या सीन चल रहा है आप सब जान चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा विमर्श उसमें करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन ये मेरा कहने का मन ज़रूर है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब चुनाव में 6-7 महीने बचे हैं, तब मोदी जी इतनी बड़ी गलती कर जाएँगे। कई जिलों में मैंने बात करने की कोशिश करी आज, समझना चाहा कि इस महिला आरक्षण को लेकर महिलाओं में क्या रिएक्शन है। और मैं ख़ास तौर से मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि थोड़ी पिछड़ी आबादी में, जहाँ पिछड़े वर्ग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ दलित ज़्यादा रहते हैं, वहाँ जाओ ज़रा बातचीत करो। और मैंने डिबेट जो करता हूँ उसमें भी विषय रखा कि महिला आरक्षण से फ़ायदा या नुकसान। आप यकीन करिए कि पिछड़ी जाति और दलित जातियों में इसका उल्टा रिएक्शन हो रहा है। विपक्ष ने इतना हल्ला काट दिया कि महिला आरक्षण में आप तुरंत, कांग्रेस ने तो बहुत ट्रम्प कार्ड खेल दिया कि भाई महिला आरक्षण तुरंत लागू करिए, लेकिन पिछड़ों और दलितों को उनका हक दीजिए। और ये एक सामान्य छवि बन गई निचले स्तर तक कि ये जो महिला आरक्षण बिल आया है, इसमें पिछड़ों और दलितों का अधिकार नहीं दिया जा रहा, उनको उनकी उपेक्षा की जा रही है। तो जो बीजेपी को उम्मीद थी कि बहुत बड़ी संख्या में करोड़ों महिलाएं हमें वोट कर देंगी, और सुधीर चौधरी जी आज तक के जो स्टार एंकर हैं वो तो गिना भी रहे थे कि 60 करोड़ महिलाएं हैं, इस महिला आरक्षण के बिल से उनके अंदर नई चेतना का विकास होगा। मतलब सुधीर चौधरी जी का ये समझाने का भाव था कि 60 करोड़ की 60 करोड़ महिलाएं जाके बीजेपी को वोट कर देंगी केवल महिला आरक्षण से। लेकिन 24 घंटे के अंदर पूरा दांव उल्टा होता नजर आया। महिलाओं के हित के लिए लाए थे ये, लेकिन बड़ी मजे की बात ये हुई कि सोशल मीडिया ने गांव देहात शहर हर जगह बता दिया कि ये जो बिल है ये तो 2029 के बाद लागू होगा। बिल पास भले हो गया हो, लेकिन महिलाओं को आरक्षण विधानसभा में, लोकसभा में 2029 के बाद होगा। और ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि प्रधानमंत्री जी 72-73 साल के हो गए, तो अब से 5 साल बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे देश के। तो लोगों ने ये मजाक उड़ानी शुरू करी कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 में कि 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आ जाएंगे, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 से पहले देश में रहने वाले हर व्यक्ति के सर पर छत होगी, मतलब हर एक को मकान मिलेंगे, और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा था काला धन वापस आ जाएगा। तो लोगों को लगा कि ये जो तमाम बातें प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं, जो उनको लगता है कि अब मीठी गोली की तरह सामने आ रही है, तो ये भी एक चुनावी जुमला था जो प्रधानमंत्री जी ने फेंकने की, कहने की कोशिश करी। लेकिन चुनाव के समय, जब चुनाव सिर पर हो, तब ऐसे जुमले नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कभी-कभी उल्टे पड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने या प्रधानमंत्री जी ने गलती करी। और देखिए, छोटी-छोटी सी चीज़ें भी कितना मज़ाक उड़ाने का, उपहास बनाने का कारण बन जाती है। प्रधानमंत्री जी अपने हाथ में कुछ लेके चलते नहीं, बिल्कुल राजाओं की तरह चलते हैं। देखिए, इस बार पहली बार उनके हाथ में एक फाइल दिखाई दी। एक फाइल लेकर वो आ रहे थे, तो ये लगा कि भई ये महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब दिन खराब होते हैं तो छोटी से छोटी चीज़ों की, आपकी ब्रांडिंग की हवा निकाल देते हैं। तो वो फाइल थोड़ी खुली हुई नज़र आ गई, और जब फ़ोटो खिंचा, फ़ोटो डाला, तो देखा फाइल के अंदर तो कोई कागज़ नहीं है। तो लोगों ने बड़ी मज़ाक उड़ाई कि प्रधानमंत्री जी फाइल लेके जा रहे हैं, इसके अंदर कुछ कागज़ तो रख लिए होते। तो जब माहौल खराब होना होता है तो यही होता है कि आप महिला आरक्षण बिल लेकर आए, और यकीन मानिए कि विपक्ष की भी हवाएं उड़ी हुई थी। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये ऐतिहासिक सत्र होगा, तो कांग्रेस की भी हवा खराब थी। सब विपक्षी पता नहीं क्या चीज लेके आए, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि मोदी जी कुछ भी एंड टाइम पे कुछ भी दांव चल सकते हैं, कोई भी फार्मूला ला सकते हैं।
और जब महिला आरक्षण की बिल की बात आई तो ये सब भी डरे हुए थे कि कोई ऐसा ड्राफ्ट सामने आ गया कि महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को पूरे अधिकार मिलते हुए नजर आए तो हमारे पत्ते पिट जाएंगे। लेकिन उस अधिकार की बात बिल से गायब होती हुई नजर आई, वो पार्लियामेंट में दिखाई पड़ गया। कांग्रेस को बिल सपोर्ट करना था, बिल पास हो गया। लेकिन कांग्रेस ने और पूरे विपक्ष ने मुद्दा दे दिया कि इस बिल में भी पिछड़ों और दलितों को पर्याप्त सम्मान नहीं मिला है। और पिछड़ों और दलितों में जो नाराजगी बढ़ रही है, ये बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात है। पूरी दुनिया में ये छवि जा रही है कि भारत एक ऐसा देश हो रहा है जहां पे एक व्यक्ति की मूछ सिर्फ इसलिए दी जाती है क्योंकि ऊंची जाति के लोग उसको घोड़े पर नहीं बैठने दे रहे थे। उसकी शादी हो रही थी, वो बारात में घोड़े पे बैठने जा रहा था, तो मूछ ही काटे उखाड़ ली गई। हिंदुस्तान की छवि एक ऐसे मुल्क की तरह सामने आ रही है ऐसी घटनाओं से कि जहां पे ऊंची जाति के लोग दलित और पिछड़ों के सम्मान को पचा नहीं पाते। कहीं दलित नौजवान की हत्या हो जाती है, कहीं मंदिरों में पुजारी रोक देते हैं कि पिछड़ा और दलित है, ये मंदिर में नहीं जा सकता। तो इन सारे मुद्दों को लेकर इस वर्ग में चेतना का संचार हुआ है। सनातन धर्म को लेकर जितनी बहस चढ़ी है, उस बहस के बाद सनातन धर्म की कुछ कुरीतियां सामने आई हैं। और ये पिछड़े और दलित जातियों को विपक्ष ये समझाने में कामयाब रहा है कि ये जो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, ये अधिकतर लोग ऊंची जाति से आते हैं जो मनुवाद का समर्थन करते हैं। और ऐसे में पिछड़ों दलितों का महिला आरक्षण पे ये रुख सामने आ जाना मतलब मोदी जी के लिए खतरे की घंटी। और मोदी जी से भी ज्यादा परेशान आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उसको लगता है कि मोदी जी गए तो उसका जो विस्तार वाला कार्यक्रम हो रहा है, कहीं वो ठप ना हो जाए, कांग्रेस समेत सहयोगी विपक्ष सत्ता में ना आ जाए। मोदी जी से बहुत कंफर्ट नहीं रहता आरएसएस, सब जानते हैं कि मोदी जी आरएसएस को भाव नहीं देते ज्यादा। लेकिन अब पहली बार संघ को लग रहा है कि ब्रांड मोदी कमजोर हो गया। पहली बार आरएसएस को लग रहा है कि ब्रांड मोदी धड़ाम हो रहा है। लेकिन बीजेपी की सरकार ना जाए, भली एनडीए की सरकार बन जाए, इसके लिए संघ सक्रिय हो गया। एक बड़ा नाम है योगी आदित्यनाथ का। हिंदुत्व की पाठशाला के मास्टर हैं, हिंदुत्व का कार्ड खेलने के उस्ताद हैं। संघ को उनमें हिंदुत्व की छवि तो नजर आती है, लेकिन मोदी के अगेंस्ट आके योगी को सपोर्ट करना भी कम खतरे का काम नहीं था। लेकिन बदलते दौर में जब बलिया से लखनऊ तक, लखनऊ से नोएडा तक, नोएडा से दिल्ली के गलियारों तक ये चर्चा है कि योगी की दिल्ली दरबार से नहीं बन रही है, या लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर 2024 में प्रचंड बहुमत के संग मोदी आ गए तो योगी जी की विदाई तय है। और वही लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर 2024 में सरकार नहीं बनी या बीजेपी 220 210 के आसपास रह गई, एनडीए की सरकार भी बनी, तो 2029 में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का बड़ा चेहरा होंगे। क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में योगी आदित्यनाथ की ब्रांडिंग की चर्चाएं हो गई हैं। लोग उनको चुनावी रैली में सुनना पसंद करते हैं। वो जिस हिसाब से उग्र हिंदुत्व की बात करते हैं, वो उग्र हिंदुत्व को लाइन में रखने वाले लोगों को पसंद आती है। योगी आदित्यनाथ उनके हीरो हैं। तो यही कारण है कि लोग फिर उनको पसंद करते हैं, सुनते हैं। और दिल्ली और यूपी के बीच अनबन का कारण यही है। लेकिन इस बीच में खबरें आई कि अगर योगी आदित्यनाथ नाराज हुए और उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने थोड़ा सा खेल कर दिया, तो बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने में इस सेंस में कह रहा हूं कि फिर बीजेपी के पास इस बात का कोई विकल्प नहीं होगा कि वो उत्तर प्रदेश में अगर हारती है तो फिर वो जीतेगी कहां से। तो संघ इस बात से लिए परेशान है कि वो बहुत सुनियोजित तरीके से लोगों के बीच में ये मैसेज चला गया कि संघ महिलाओं को महत्व नहीं देता। वो बात ठीक है, आपने संघ की शाखाओं में कभी महिला नहीं देखी होंगी। संघ की जो आइडियोलॉजी है, संघ का जो मानसिक विकास है, वो महिलाओं के प्रति बहुत पॉजिटिव नहीं रहा। जो वैसी पुरुषवादी मानसिकता होती है संघ में, उसकी कई बार उसके हमने नमूने देखे हैं। तो ये माना जाता है कि जो मनुवाद की व्यवस्था है, संघ उसको पालता पोसता है। यही कारण है कि संघ में आपने देखा होगा कि जो संघ प्रमुख होता है, वो एक रज्जू भैया को छोड़ दीजिए, बाकी हर बार ब्राह्मण ही हुआ है। तो पिछड़ों और दलितों में ये बात गई है कि संघ ऊंची जाति का लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। संघ में महिलाओं का सम्मान नहीं है, संघ महिलाओं को महत्व नहीं देता। तो संघ को ये बात चिंता लग रही है कि अब जब ब्रांड मोदी
कमजोर हो रहा है। महिला आरक्षण पे मोदी जी के पत्ते पिट रहे हैं, तो महिलाएं कहीं अगर विपक्ष में चली गई तो पूरे देश में बीजेपी 100 से नीचे नहीं आ जाएगी। तो आज मैं देख रहा था कि पहली बार मुझे संघ समर्थित एक व्यक्ति ने एक बाकायदा प्रेस रिलीज भेजी है। मैं वो प्रेस रिलीज पढ़ के सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको संघ की बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। उन्होंने लिखा है कि आरएसएस में महिलाओं की एंट्री 2024 से पहले संघ का बड़ा दांव। यूपी सरकार के साथ मिलकर संघ ने बनाया एक बड़ा प्लान। ये बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई, कुछ कुछ खास पत्रकारों को भेजी गई, जिससे ये संदेश फैलाया जा सके। लिखा है संघ के प्रमुख पदों और विश्व हिंदू परिषद, किसान संघ, शिक्षक संघ, हिंदू जागरण मंच, विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रमुख पदों पर महिलाओं की नियुक्ति भी की जा सकती है। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में आरएसएस की सक्रियता बढ़ गई है। आरएसएस की तैयारी यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने की है। इसी सिलसिले में लखनऊ में संघ और भाजपा की 8 घंटे तक मैराथन बैठक चली। भाजपा और संघ के साथ बाकी सहयोगी संगठनों की बैठक में फैसला हुआ कि आरएसएस का फोकस अब गांवों तक दलितों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा। संघ के सह सरकारवाह अरुण कुमार की अगुवाई में हुई बैठक में यह भी तय किया गया कि संघ अब हर जिले में महिला सम्मेलन करेगा। इसमें भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच के साथ बाकी संगठन के लोग सहयोग करेंगे। अभी तक संघ की व्यवस्था में महिलाओं का सीधा हस्तक्षेप नहीं है, बस राष्ट्र सेविका समिति के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। संघ से जुड़े लोगों का दावा है कि अब सहयोगी संगठनों में प्रमुख पदों पर महिलाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी। महिला विरोधी होने के लगातार जो विरोधी आरोप लगा रहे हैं उनको खत्म किया जाएगा। देश में हर तरफ महिला आरक्षण की चर्चा हो रही है। मोदी सरकार ने लोकसभा में इसके लिए संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया है। ऐसी हालत में संघ अपनी पुरानी छवि से निकलने की तैयारी में है। ये संघ की विज्ञप्ति नहीं है, ये एक पत्रकार की तरफ से भिजवाई गई, जिससे ये लगे कि ये प्रेस रिलीज है, मतलब संघ की बात नहीं है, पत्रकार, लेकिन है ये एक्चुअल में संघ की एक पत्रकार ने भेजी अपनी भाषा में, जैसे लगे कि पत्रकार की खबर है। लिखा है कि इन हालात में संघ अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने की कोशिश में है। सूत्रों का कहना है कि सहयोगी संगठनों के साथ बैठक में तय किया गया कि संघ अब खुद महिला विरोधी होने की छवि तोड़ेगा। कांग्रेस समेत विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहते हैं कि संघ की शाखाओं में सिर्फ पुरुष ही पुरुष दिखाई पड़ते हैं, महिलाएं नहीं। संभव है आने वाले दिनों में संघ की शाखाओं में महिलाएं भी दिखाई पड़े। संघ के प्रमुख पदों विश्व हिंदू परिषद, किसान संघ, शिक्षक संघ, हिंदू जागरण मंच, विद्या भारती, विद्यार्थी परिषद में प्रमुख पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जा सकती है। इसके लिए संघ ने अपने सभी सहयोगी संगठनों से कह दिया कि वह महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाएं। और इस प्रेस रिलीज में जानबूझ के जिक्र किया गया है, यूपी में हर जिले में आरएसएस ने महिला सम्मेलन करने का मन बनाया है। इसमें भाजपा समेत सभी सहयोगी संगठन हिस्सेदारी करेंगे। भाजपा की और संघ की बैठक पे सरकार की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल हुए। और सरकार की तरफ से बैठक में संघ की और सहयोगी संगठनों से मिले फीडबैक को सामने रखा गया। सहयोगी संगठनों ने बताया कि विधायक और सांसद उनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं, मंत्रियों तक वे अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यह भी बताया गया कि छुट्टा जानवर गांव में अभी भी समस्या बने हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो जल्दी ही इन समस्याओं का निदान निकालेंगे। सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने कहा कि सरकार और बाकी संगठनों के लोग आपस में समन्वय बनाए रखें, हर 2 महीने पर बैठक करते रहें। बैठक में तय भी किया जनवरी में संभावित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सभी संगठन मिलकर गांव-गांव माहौल बनाएं। विश्व हिंदू परिषद 30 सितंबर से 1 अक्टूबर, तारीख नोट करिएगा, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में शौर्य यात्रा निकालकर गांव-गांव में हिंदू में माहौल बनाएगा। बीजेपी और सहयोगी संगठनों से मदद करने की अपील की गई है। अब 2-3 चीजें हैं। गांव-गांव तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हरियाणा में शोभा यात्रा निकली थी, आपने देख लिया क्या अंजाम है। संघ बहुत सफाई के साथ माहौल तैयार करेगा। गांव-गांव में कीर्तन होंगे, शाखाएं लगेंगी, लेकिन एक बात और है, भ्रम को निकाल दीजिए। जो कई बार मीडिया के लोग, बड़े-बड़े पत्रकार लोग कहते हैं कि संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव में, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, संघ का कार्यकर्ता है। अरे ये सब लड़ गए थे घोसी में।
घोसी उपचुनाव में कहा गया कि संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचे हैं। संघ ने हिंदुत्व की लाइन जला दी। जब ना जनता नाराज होती है, जब पिछड़े और दलित समझ जाते हैं कि आपका गेम प्लान क्या है, तो आप लाख शोभा यात्रा निकालते रहें, आप लाख हो ये एक बात कहते रहें कि आप क्या महिलाएं शाखाओं में आ गई। लेकिन जो आजादी के बाद से अब तक का सीन आया है, आजादी से बाद से लेकर अब तक संघ का जो चेहरा सामने आया है, आजादी से लेकर अब तक जो संघ प्रमुख केवल ब्राह्मण हुआ है, आप किस तरह पिछड़ों और दलितों को यह संदेश दे देंगे कि भाई संघ में आपकी भी भागीदारी है? कैसे पिछड़े और दलित आपकी बात पे यकीन कर जाएंगे कि संघ उनकी भी सुनता है? कैसी महिलाएं यकीन कर जाएंगी संघ में उनकी भी हैसियत है? दरअसल ये सब कभी कोरी कल्पना है जिसको मीडिया के जरिए माहौल बनाया जाता है। और दूसरी बात, हकीकत यह है कि संघ की शाखाएं सिकुड़ नहीं है, लोग पढ़ लिख गए हैं। नौजवानों की पीढ़ी है जो बात ही नहीं करना चाहती, जिसको हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, वो उसको तरक्की से मतलब है, उसको क्रांति से मतलब है। और होता क्या है, मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़बोले नेता हैं, सांसद हैं निशिकांत दुबे जी। संसद में हमेशा आजकल वो बीजेपी उनको बहुत आगे बढ़ा रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों की लाइजनिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक दिन फोटो ट्वीट की कि मेरे बेटे ने विदेश से पढ़ाई करी, विदेश में नौकरी मिल गई, बधाई। मैंने उसके नीचे लिख के पूछा कि सांसद जी अपने बच्चों को तो पढ़ाते हो विदेश में, विदेशी यूनिवर्सिटी में, प्रधानमंत्री मोदी जी की दिन रात तारीफ करते हो, तो कभी मोदी जी से कह दिए होते कि देश में ऐसी यूनिवर्सिटी खुलवा देते जिससे विदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सांसद जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, और अपने क्षेत्र के नेता जो लोग जो हैं वो पिछड़ों से दलितों से कहेंगे कि जाओ कावड़ यात्रा निकालो, मंदिर मस्जिदों पे चढ़ के झंडे लगाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ। तो धार्मिक कार्यक्रमों के लिए आपको लगा देंगे अपने क्षेत्र के लोगों को, और अपने बच्चे पढ़ाएंगे विदेश में। बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं, बहुत लोगों को मिर्ची लगेंगी। जरा कावड़ निकाल रहे यात्राओं के लोगों का आप जीवन परिचय तो पूछ लीजिए। ये तो पूछ लीजिए कि तुम कितने संपन्न परिवार के हो, आर्थिक स्थिति क्या है, पिछड़ी जाति के हो, दलित के हो, ब्राह्मण ठाकुर हो। ऊंची जाति के लोग आपको गायब मिलेंगे, कावड़ यात्रा में से 2-5% होगा। गरीबों को मन में आप धर्म का जहर का इंजेक्शन लगाते हो। उनसे कहते हैं गांव गांव शोभा यात्रा निकालो, फिर जो हरियाणा वाला ट्रायल है वो ट्रायल करो। और जो पूंजीपतियों के जो नेताओं के बच्चे होंगे वो विदेश पढ़ने चले जाएंगे। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में एक सर्वे करके देख लीजिए, देश में कहीं सर्वे करके देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद, कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्रियों ने अपने बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाए होंगे? अपने बच्चे पढ़ाएंगे कॉन्वेंट स्कूल में, ईसाई मिशनरी वाले स्कूल में, क्योंकि वहां पढ़ाई अच्छी होती है। और बाकी लोगों से कहेंगे अपने बच्चे शिशु मंदिर में पढ़ाओ, जो संघ के छाया में निकलती है। और संघ के नेता भी ऐसी बातें करते हैं कि हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम तो एक सामाजिक संगठन है। अरे भाई, तुम सामाजिक संगठन हो तो तुम्हारी बैठक में योगी जी और दोनों डिप्टी सीएम क्या कर रहे हैं? बीजेपी और बाकी संगठन में सामंजस्य बढ़ाने की बैठक संघ के कार्यालय में केशव नगर में क्यों हो रही है? ये सब ड्रामे अब जनता को समझ आ रहे हैं। जनता को समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आपकी बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, आपकी परेशानियां, इन सब से ध्यान बटाने की एक ही तरकीब हो सकती है कि राम मंदिर बन गया, देखो भव्य राम मंदिर बन गया, हिंदुओं का साहिबान बन गया। अरे भैया, यहां रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, लोग दोबारा सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, खाने के पैसे नहीं है, जानवर फसल खाए जा रहे हैं। आप बता रहे हो नहीं, आप तो देखो मूल्य तो टाइट हो गए, एक धर्म तो टाइट हो गया। अरे लोगों को पहले खाने पीने की व्यवस्था कराओ, उनकी जिंदगी में थोड़ा सुख शांति लाओ, उनके बच्चों को पढ़ाई करने का मौका दो, बच्चे बीमार हो जाए तो उनको दवाओं का मौका दो। तब मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च अच्छे लगते हैं। भूखे पेट न होत भजन गोपाला, रोटी से बड़ा कोई सत्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है। एक कविता है कि गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला अल्लाह, तीसरे के मुंह से निकला यीशु, चौथे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पहले तीनों के पेट भरे हुए थे। जो पेट जिनके भरे होते हैं वो धर्म के नाम पर फसाद करते हैं। जिनके बच्चे विदेश में पढ़ के नौकरी कर लेते हैं वो यहां बैठ के धर्म पे साजिश करते हैं, धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने की साजिश करते हैं। इन गरीबों की बात कौन सुनेगा? इन पिछड़ों की बात कौन करेगा? दलितों की बात कौन करेगा? इन्हें समाज के बड़े वर्ग में क्यों लाएगा? राहुल गांधी ने पूछा कि जो जितने देश में सेक्रेटरी लेवल के आईएएस अफसर, उसमें पिछड़ी जाति के कितने हैं?
पसीने आ गए सरकार को एक सवाल पर। बताइए ना, सचिव या उससे ऊपर के लेवल के जितने अफसर हैं, उसमें कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, बता दीजिए ना। आबादी के अनुपात में है, क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी तो खुद कहते हैं मैं पिछड़ा हूं। एक आयु के बाद टिकट नहीं मिलना चाहिए। अपना प्रधान सचिव किसको बनाया? नृपेंद्र मिश्रा को। आयु देखिए उनकी, 80 साल का व्यक्ति, उसके लिए कोई नियम कायदे नहीं है। ऐसा क्या खास रखा है नृपेंद्र मिश्रा जी में? उनका बेटा भी एमएलसी हो गया, परिवारवाद पे आरोप लगाएंगे मोदी जी। तो साहब ये ड्रामे हैं, और ये ड्रामे अब जनता को समझ आ रहे हैं। जनता को लग रहा है कि ये बुनियादी मूल की जो चीजें हैं उनसे विमुख रहने के लिए ये सब नाटक होते हैं। आप अपने अंदर चेतना जगाइए, धर्म और जाति को नकारिए, विकास को चुनिए। जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं उनको दरकिनार करिए। इस मुल्क को मजबूत बनाइए। ये मुल्क मजबूत होगा, हिंदू मुसलमान प्यार से रहेंगे तो विकसित होगा देश। इस खेल को समझिए। आने वाले कुछ महीने बहुत खतरनाक है। मैं सजा करता रहूंगा। आप देखते रहिए 4 PM। ज्वाइन जरूर कीजिएगा। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।